नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड राज्य में बढ़ते नशे की रोकथाम के लिए ड्रग फ्री ड्रग देवभूमि अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आदेश पर एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने भी एक आरोपी को 550 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। वहीं आपको बता दें कि जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 55 लाख रुपए बताई जा रही है, जो कि यमुनोत्री एनक्लेव पटेल नगर का रहने वाला है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने इस वर्ष अब तक 42 नशा तस्करों से 2,52,00,000 रुपए की अवैध ड्रग्स बरामद की है। और वहीं एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि ये स्मैक बरेली से लेकर आया था और जिसको वहां पटेल नगर वो आसपास के स्कूल कॉलेज में अपने पेड डीलरों को के माध्यम से जो है बिक्री करता था और फिर उनसे पूछताछ में कहीं नशा तस्करों और ड्रग पेडलरों के नाम भी जो है उनकी जानकारी प्राप्त की गई है, जिन पर कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि देवभूमि में लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसी के क्रम में लगातार जो है छापेमारी भी की गई है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान विभाग की ओर से एसटीएफ की टीम के द्वारा जो है नशा तस्करों को पकड़ा गया, जिसमें कि आपको बता दें कि भारी मात्रा में स्मैक बरामद किया गया है और जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 55,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि लगातार सरकार के द्वारा देवभूमि को नशा मुक्त बनाने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी के बीच जो है प्रशासन की ओर से भी कई तरीके के छापेमारी अभियान चलाए गए हैं और जिसमें शिनाख्त के दौरान जो है छापेमारी की गई, जिसमें कि भारी संख्या में स्मैक बरामद किया गया। हमारे पास भी चल रही है जो कोर्ट में एसएसजी कमर्शियल क्वांटिटी के हैं। ये कोई इसमें इन्वेस्टिगेशन हमारे पास भी चल रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, इसमें हमारी जो एसटीएफ की एएनटीएफ टीम है, इसके द्वारा लगातार एनफोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है। जो भी बड़े ड्रग्स के सप्लायर हैं उन पर फोकस कर उन पर काम करके उनको पकड़ा जा रहा है। जनवरी से अभी अगस्त तक पिछले 8 माह में 42 ड्रग्स डीलर्स को, ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ा जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। देहरादून में हो रही तेज बारिश, तापमान में गिरावट आई है और 6 जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। देहरादून में मौसम विज्ञान की ओर से चेतावनी जारी की गई है, जिसमें कि आपको बता दें कि मौसम को लेकर इलाके में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि साथ ही साथ मौसम विभाग ने सभी से अपील की है कि तेज बारिश के चलते जो है सतर्कता बरतें और जरूरत पड़े तभी बाहर निकले। तो आपको बता दें कि 6 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है और जिसमें लगातार जो है तापमान गिर रहा है। वहीं आपको बता दें कि 6 जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट जो है वो मौसम विज्ञान की ओर से जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि 6 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। देहरादून में तेज बारिश जो है वो अभी तक चल रही है और लगातार जो है आगामी दिनों में भी बारिश होने की संभावना मौसम विज्ञान की ओर से जताई गई है। वहीं आपको बताते चले कि इलाके में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आगामी दिनों में और भी भीषण बारिश होने की संभावना जो है वो जताई गई है।
देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आगामी अक्टूबर माह में हल्द्वानी में आयोजित होने वाले श्री अन्न महोत्सव के संबंध में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और जहां बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने अगले माह 7 से 8 अक्टूबर को हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाले उत्तराखंड श्री अन्न महोत्सव के कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं आपको बताते चलें कि मंत्री गणेश जोशी के द्वारा जो है यह भी बताया गया कि श्री अन्न महोत्सव में मिलेट से संबंधित स्टॉल लगाए जाएंगे और महोत्सव में कई तरीके के जो है अन्य कार्यक्रम भी होंगे। वहीं बड़ी संख्या में कृषक शामिल होंगे, जहां इसके अतिरिक्त महोत्सव में तकनीकी सत्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च की तरफ से प्रस्तुतिकरण, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन जाएंगे। आपको बताते चले कि लंदन में 25 से 28 सितंबर तक उनका पहला रोड शो होगा और जानकारी के अनुसार 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और फिर उसके बाद आबू धाबी में भी रोड शो होंगे। वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। बटन लेजर का कार्यक्रम है, उसके क्रमशः जो कार्यक्रम लगे हुए हैं उन कार्यक्रमों को कर रहे हैं। लोगों का बहुत उत्साह और लोगों का आकर्षण उत्तराखंड की ओर बढ़ा है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जहां ये इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में एक उपलब्धि होगी, हमारे लिए एक अवसर भी है, वहीं रोजगार की दिशा में भी हमारे यहाँ के लिए एक बड़ा काम होगा। पिछले 2 सालों से उत्तराखंड के विकास में सहयोग करने वाली संस्थाओं को दिए जाने वाले एसडीसी गोल कीपर अवार्ड में आपको बता दें कि 17 संस्थाओं को दिया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अवार्ड पाने वाली संस्थाओं को शुभकामनाएं भी देते हुए कहा कि उत्तराखंड के सतत विकास को लक्ष्य पाने में इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। दरअसल यूएनडीपी ने देश विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है उनमें से उत्तराखंड ने 17 लक्ष्यों को 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा है और जिसके लिए प्रदेश में अलग अलग समितियों का भी गठन किया गया है। प्रत्येक जनपदों में एएसटीजी की ट्रॉफी रनर अप और विनर अप दोनों जो है ये प्रारंभ की जाएगी, जिससे निश्चित रूप से सबके अंदर और प्रेरणा आए और तेजी से लोग काम करें और सबका प्रोत्साहन हो। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग सभी आगे आए। वैसे हमारी संस्थाएं, बहुत सारे व्यक्ति लगातार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपना योगदान देते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के सभी लोग आगे आकर इस दिशा में अपना योगदान दें और हमारा राज्य अग्रणी स्थान प्राप्त करे। वैसे भी हम 21वें स्थान से आज 9वें स्थान पर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। की पुनर्स्थापना, पहाड़ पानी परंपरा की पुनर्स्थापना। हम लोग अभी समस्त उत्तराखंड में जन जागरूकता के जरिए और समाज को इकट्ठा करके कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम हम स्वच्छ जल सब तक पहुंचाएं और जो हमारे परंपरागत जल स्रोत हैं, नौले, धारे, उनकी जल सुरक्षा पर ध्यान दें। सनातन धर्म के विरुद्ध कई राजनेताओं ने विवादित बयान दिए हैं और जिसके बाद पूरे देश में इन नेताओं के प्रति सनातन धर्म से जुड़े लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि युवा भारत साधु समाज के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी रविदेव शास्त्री महाराज
ने इन बयानों का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगर यह नेता अपने बयानों के लिए माफी नहीं मांगते हैं तो पूरे देश में उनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। सनातन धर्म के ऊपर हमला किया है, सनातन धर्म के ऊपर प्रहार किया है, वो घोर निंदनीय है। उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए, अपने बयान वापस लेना चाहिए। जिस प्रकार से सनातन धर्म के मान मर्यादाओं को तार तार करने की कोशिश की गई है, इस प्रकार से हम साधु संत चुप रहने वाले नहीं है कि सनातन जो आदिकाल से, जो सृष्टि के प्रारंभ से ही चलती आ रही है, ये जो परंपरा है, ये जो संस्कृति है, हमारी धरोहर है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा वर्चुअली शुभारंभ किया गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि उनके द्वारा आयुष्मान भव अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के राजभवन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं आपको बता दें कि मंत्री धन सिंह रावत ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि आयुष्मान भव एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पैक की पहल है और जो कि हर गांव और शहर तक पहुंचने वाली स्वास्थ्य योजनाओं की कवरेज सुनिश्चित करती है। वहीं आपको बताते चले कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा और इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराना है। आयुष्मान आपके हर गांव और पंचायत में आयुष्मान सभाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की कवरेज, आयुष्मान कार्ड प्रदान करना, आभा आईडी उपलब्ध कराना और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं और रोग की स्थिति जैसे गैर संचारी रोग के बारे में भी जागरूकता बढ़ाना है। प्रत्यारोपण के प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी का और स्वास्थ्य मंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 17 तारीख से और 2 अक्टूबर तक एक सेवा पखवाड़ा पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ महामहिम राष्ट्रपति जी ने किया है, हमारे प्रदेश में यहाँ के राज्यपाल जी ने किया है। इस पखवाड़े में एक तो हर ग्राम सभा में और हर वार्ड में 100% लोगों के जो लोग आयुष्मान कार्ड के दायरे में आते हैं, उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां। चलिए अब रुक करते हैं दिल्ली का, जहां से हम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में क्या कुछ कहा जा रहा है आपको सुनाते हैं। इसके अंदर काम करना चाहते हैं, हम सभी का स्वागत करेंगे। मैं पूनम पांडे हूँ, नवभारत टाइम्स से। मैं खुद भी उत्तराखंड से हूँ। तो मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, लास्ट टाइम जो हुई थी उससे कितना अचीव उत्तराखंड ने किया है और अभी का जो आपका लक्ष्य है, तो खासकर क्या कुछ ऐसी इंडस्ट्री आपने जीरो इन की हैं जिन पे ज्यादा फोकस रहेगा। तो दूसरा सवाल मेरा कनेक्टिविटी से रिलेटेड है, क्योंकि आपने जो मूवी दिखाई और बार बार जिक्र किया कि कनेक्टिविटी बड़ी है, लेकिन बहुत सी जगह है जहाँ वहाँ अभी एयर कनेक्टिविटी नहीं है और बहुत सालों से आप कोशिश कर रहे हैं, लाइक पिथौरागढ़, वहाँ अभी तक नहीं हो पाई है। तो उस दिशा में आप क्या कर रहे हैं? आपके सवाल बहुत हो गए, अब मैं किसका जवाब दूं? सबसे पहले दोनों सवाल आप, मैं सबका दे दूंगा, एक एक करके पूछिए आप। सबसे पहले आप पूछिए कौन सा सर, ग्लोबल समिट का लास्ट टाइम क्या अचीव किया उत्तराखंड ने? लास्ट जो हमारी समिट हुई थी उससे हमको काफी अच्छा अनुभव मिला है। उसी को उसी समिट के अनुभव को लेकर उनसे जो हमको प्रोत्साहन मिला है, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और अच्छा अनुभव पहले का भी रहा है, उससे कुछ हमको अनुभव मिले हैं, उन अनुभवों का लाभ उठाकर हम और अच्छा कर रहे हैं। इसलिए हमने इस बार पहले से लिया है कि हम इन्वेस्टर समिट का जो मुख्य समारोह होगा उससे पहले ही हम जो है पूरी ग्राउंडिंग जो है पहले कर लेंगे, जो हमने लक्ष्य लिया है। सर, कुछ डेटा अगर आप दे सकें लास्ट समिट का कि कितना इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड को दे देंगे, अभी मैं पुराने वाले का आपको समिट का डाटा दे देंगे। और सर, एयर कनेक्टिविटी का
एयर कनेक्टिविटी जो पिथौरागढ़ की है वो कुछ ही दिनों में चालू होने वाली है। मैं आपको बता दूं, बड़ी खुशखबरी है। मैं भी उसके लिए बहुत दिनों से प्रयासरत था, आप अच्छी तरह जानती हैं। तो उसके लिए हमारा प्लेन भी आ गया है, कुछ औपचारिकताएं बची हुई थी। देहरादून में प्लेन खड़ा है, बहुत जल्द, मतलब मैं समझता हूं कि इस महीने के अंत तक या सितंबर लास्ट होगा या फर्स्ट वीक होगा, इतने तक जो है मैं अधिकतम बता रहा हूँ आपको। तो चालू और भी था आपका। हेलो सर, राजेश सेकिल है। सर, आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्शन बताया, स्पेशली बार बार फोकस टूरिज्म की तरफ भी आता है उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड की कोई फिल्म पॉलिसी की चर्चा नहीं हुई क्या? उसमें भी कोई जानकारी देना चाहिए? जैसे यूपी प्रमोट कर रहा है फिल्म पॉलिसी लेके टूरिज्म को, या उत्तराखंड का भी कोई ऐसा चीज है जो आप शेयर करना चाहेंगे? फिल्म पॉलिसी पे भी हम लोग काम कर रहे हैं और उसके लिए भी हमने सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। उसके बहुत सारे जो लोग हैं उनके सुझाव भी हमने लिए हैं। जल्दी हम उसको भी जो है बहुत अच्छे तरीके से लाएंगे। और फिल्म पॉलिसी है, फिल्म डेस्टिनेशन है, शूटिंग डेस्टिनेशन है, वो उत्तराखंड में बहुत है, उसके लिए अपार संभावना है। तो वो हमारी प्राथमिकता में है। काफी साहब मेरा एक सवाल है, उत्तराखंड को आप टूरिज्म के तौर पर डेवलप जरूर करते हैं, लेकिन हिमाचल की यदि हम तुलना करें कश्मीर की, तो मैंने फिगर देखी थी कि उनकी जो आपके यहाँ पिछले 2-3 साल में जितने भी आपके टूरिस्ट आए, उसमें आपका जीडीपी में योगदान 2.7 आता है, अब वहां 6.7% आता है। क्यों? एक दूसरे से जुड़ा है कि जो हिमाचल में हम देखते हैं कि एक क्लास आता है वहां पे टूरिज्म, और जो उत्तराखंड आता है वो घटिया किस्म का आता है, मार्केट पर करता है, मतलब चिचोरी करते करता है वो लोग। तो आप ऐसे लोगों को कैसे टूरिज्म में मतलब उनको आकर्षित करेंगे कि हिमाचल क्वालिटी है, आपकी जीडीपी बढ़ेगी? फिगर मेरे पास है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, ऑथेंटिक फिगर है जो मैं कह रहा हूँ। क्या आप 2% से ऊपर वो अच्छे परसेंट है? देखिए हरीश जी, हम लोगों को अच्छे की कल्पना हमेशा करनी चाहिए और अच्छे के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये जो कविंदर सिंह बैठे थे ना अभी यहाँ पर सामने है महिंद्रा वाले, तो इन लोगों को प्रोत्साहित करने के पीछे हमारा यही हेतु है कि जो क्लास टूरिस्ट है वो अच्छा टूरिस्ट आए, और जो टूरिज्म पॉलिसी हम लाए हैं उसमें हम अच्छे अच्छे स्थान भी बना रहे हैं। अच्छे लोगों को लाने के लिए हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे यहाँ भी विदेशी टूरिस्ट भी आए, और उसके लिए अभी हमने गोवा की सरकार के साथ भी कुछ अनुबंध किया है कि जो लोग गोवा तक आएंगे, गोवा से वो हिमालय तक आएंगे। तो इस प्रकार के हम लोग नए नए नवाचार को करने के लिए उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में इसका निश्चित रूप से प्रभाव और असर दोनों दिखाई देगा। बहुत धन्यवाद, आपने इतनी चिंता करी। आप लोग चिंता करिए इस समय की उत्तराखंड के लिए हम लोग इतना सब कर रहे हैं, ये सब सभी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस सबको जो है देवभूमि के लिए बढ़ाना है, क्योंकि आप लोगों को तो भगवान की कृपा से आप और हम सब एक ही है। मैं प्रश्न करूं सर? मैं अभिनव करुणा यूनिवर्सिटी वार्ता से हूं। अभी आपने बात की थी, आप पहाड़ पर जो है नए शहर बता रहे हैं, और देहरादून में कई जगह हम योजना बराबर पढ़ रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि पहाड़ पे शहर तो बसेंगे, लेकिन वहां गांव खाली हो रहे हैं। पहाड़ की बात कर रहा हूं, उन पहाड़ों पर गांवों को पुनर्स्थापित करने के लिए वहां पर गांव बने रहे, क्या इसके लिए आपके पास कोई विशेष योजना है, या इन्वेस्टर के तौर पर वहां पर इस तरह काम करने की योजना हो सकती है? तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और इस दिशा में हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों जब कोरोना महामारी के बाद एक स्थिति ऐसी आ गई थी, जो देश दुनिया के अंदर लोग पहाड़ के लोग बाहर जाकर काम कर रहे थे और अच्छा काम कर रहे थे। बहुत सारी जिनके पास अपना अच्छा काम भी था, अच्छा अनुभव भी था, वो लोग सब लोग धीरे धीरे बहुत सारे लोग उसमें से वापस लौट कर आए हैं, और अपने गांव में आकर उन्होंने जहां स्वयं का कारोबार खड़ा किया है, स्वयं अपना काम खड़ा किया है, दूसरे लोगों को भी रोजगार देने का काम किया है। हम लोग भी ऐसे बहुत सारे, चाहे आज वो मत्स्य पालन का क्षेत्र हो, और चाहे हमारा हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो, कीवी मिशन, एप्पल मिशन, अभी पॉली हाउस बनाने का, और हमारे स्वयं सहायता समूह जो बहुत बड़ी मात्रा में काम कर रहे हैं, और उसमें सब में हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें काम करती हैं। तो उन सभी को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। 3 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का जो ऋण है वो बिना ब्याज के देने की हमने व्यवस्था की है। इसी प्रकार से होम स्टे को हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के कारण से
जो हमारी बहनें हैं, हमारे स्थानीय लोग हैं जो अपना उत्पाद बनाते हैं, उनको अपना मार्केट मिले, उनको अपना जो है एक ऐसा स्थान मिले जहां से वो अपने उत्पाद का विपणन कर पाए, उसको कर रहे हैं। अभी रक्षाबंधन के पर्वों पर हमने सशक्त बहना योजना, सशक्त बहना उत्सव योजना हमने प्रारंभ की, जिसमें अभी तक एक हफ्ते में केवल रक्षा सूत्र और ये जो स्थानीय वो बनाते हैं 50 लाख रुपए का जो है लोगों ने वितरण उसमें किया है। तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और आपकी चिंता भी बहुत अच्छी है और उस चिंता को आपने रखा यहाँ पर और मुझे भी इसलिए बोलने का अवसर मिला, आपका मैं आभारी हूँ। सर मैं पीयूष तिवारी हूँ, न्यूज़ वन इंडिया। 3,60,000 रोजगार देने की बात पिछले इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में हुई थी, इस बार क्या है? इस बार बड़ा लक्ष्य है और बड़े लक्ष्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और अभी हम सर्विस सेक्टर की जो पॉलिसी अभी हमने कैबिनेट में हमने अप्रूव की है, हमारे मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी है। 20 लाख से अधिक रोजगार तो उसी में मिलने वाला है। ऐसी प्रकार से पॉली हाउस जो हम एक साल के अंदर 30,000 से भी ज्यादा बनाने वाले हैं, उन पॉली हाउसों में भी 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार मिलने वाला है। ऐसे अनेकों जो हमने विभिन्न की, जैसे टूरिज्म में हमने पॉलिसी बनाई है, उसमें भी कई लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है। आने वाले समय में उत्तराखंड की स्थिति ये हो, क्योंकि सरकारी जो रोजगार है, जो सरकारी जिसको सेवा बोलते हैं, वो हमारे यहाँ पर लिमिटेड है। मतलब लिमिटेड है, कोई भी कहे कि हम सबको रोजगार दे पाएंगे, वो व्यवहारिक रूप से उतना संभव नहीं है। इसलिए ये जो स्वरोजगार की जो हमारी नीति है, चाहे जितनी भी हम ये पॉलिसी बना रहे हैं, वो हमारी रोजगार केंद्रित ही है। उस पर हमारा मुख्य फोकस है कि हमारे नौजवानों को, और ये इन्वेस्टर समिट जो हम कर रहे हैं, इन इन्वेस्टर समिट का भी उद्देश्य है जहाँ निवेश आए, निवेश के साथ साथ हमारे जो नौजवान हैं, युवा हैं, जो स्किल्ड हैं, नॉन स्किल्ड हैं, उन सभी को कोई ना कोई काम अपने घर के पास में मिले। नमस्ते सर, मेरा नाम आकृति है, मैं 90.7 मेगाफन से हूँ और मैं खुद उत्तराखंड से हूँ। और जो आपने बात करी कि मेरे भाई 10 साल दिल्ली में काम करके वापस गांव, छोटे से गांव गए हैं जहाँ उन्होंने चाय की दुकान खोली है। और वो छोटा सा गांव राजाजी नेशनल पार्क के बीच में एक छोटा सा गांव पड़ता है जहाँ पे 7 से 8 लोग रहते हैं। तो उन्होंने अपना काम वहाँ पर शुरू किया है। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कोई भी इन्वेस्टर्स अगर कहीं भी आते हैं उत्तराखंड में, ऐसी छोटी छोटी जगहों पर आते हैं, तो उनको लोग चाहिए होंगे जो काम करें, और जो काम करेंगे उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल और कॉलेजेस चाहिए होंगे ताकि वो वहां पर रह सके, उस जगह को छोड़कर ना जाए। मेरे दादाजी ने 50 साल पहले वहां पर एक छोटा सा स्कूल बनाया था जहां पर अब सिर्फ 3 या 4 बच्चे ही रह गए, बंद होने वाला है वो स्कूल। तो इस तरीके से वहां से लोग चले जाएंगे, क्योंकि काम का भी क्या फर्क पड़ता है अगर पढ़ने के लिए बच्चों को जगह नहीं है। तो क्या उस चीज पर भी जोर डाला जा रहा है ताकि पूरी सोसाइटी अच्छे तरीके से बस पाए? सर देखिए निश्चित रूप से ये आपकी चिंता और आपकी जागरूकता है। मैं सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत गहनता से इस बात को उठाया, जिसके बारे में हमारी सरकार 100 मोटो लेकर इस पर काम कर रही है। क्योंकि 2 चीजें हैं, शिक्षा और चिकित्सा हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो पलायन रोकने का जो हमने सबसे पहला लक्ष्य लिया है, उसमें हर जगह पर शिक्षा का भी संस्थान हो, शिक्षा के लिए भी व्यवस्था हो, इसके साथ साथ चिकित्सा की भी व्यवस्था हो। बहुत सारे स्थान ऐसे हैं कि जहाँ पर हम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार दिखता है अखबारों में, उसमें टेलीविजन पर कि आज इतने किलोमीटर चलकर जो है प्रसूता बहन को लाना पड़ा, डोली में लाना पड़ा, ये सब दिखता है, बड़ा खराब लगता है। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ हमने हेली सेवा भी प्रारंभ की है, कुछ अन्य सेवाएं भी प्रारंभ की है, ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए उन चीजों को भी किया है। इसी प्रकार से शिक्षा हर किसी को मिले, वो हमारी प्राथमिकता। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है, उस पॉलिसी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।